इज इट माय ऑटोसोमल रिसेसिव या सेक्स लिंक रिसेसिव, क्या हुआ ये? Sir, recessive. Sex linked recessive is the condition. Okay, that is also going to be true, right? And कौन सा फैक्टर ना होने की वजह से आपको हीमोफीलिया होता है? फैक्टर नंबर 8 and 9. Hemoglobin. ठीक है, फैक्टर नंबर 8 and 9, ठीक है, जिसको हम कहते हैं एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, दैट्स फैक्टर 8, एंड एक आपका होता है यहाँ पे क्रिसमस फैक्टर, नाम बड़ा आसान है याद रखना, क्रिसमस फैक्टर, सो दैट्स फैक्टर 9 जी। तो इनकी वजह ना होने की वजह से यू कैन हैव दिस कंडीशन ऑफ हीमोफीलिया। ठीक है, इतना आपको मालूम है यहाँ पे, दैट इज समथिंग यू हैव अंडरस्टूड, ऑलराइट मीनाक्षी? ठीक है, ऑलराइट, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द, आई विल स्टार्ट द स्क्रीन शेयर। और उसके अलावा एक और असाइनमेंट आपका शेयर किया है, तो प्लीज अपना टाइम निकाल के कल तक उसको भेज दीजिएगा, ठीक है, करके उसको, बिकॉज आज रात को शायद मैं एक और शेयर करूंगा, सो दोनों लाइक ट्राई करना संडे रात तक रैप अप कर लो दोनों असाइनमेंट आप मिला के, ठीक है, बिकॉज आज Alright, so the screen will start and just let me know if at all you are not able to see the screen. Just wait a minute. Okay. Alright, so I guess सबको यहाँ पे स्क्रीन दिख रही है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, so we are done with the hemophiliia वाला thing. So hemophiliia को भी हम repeat नहीं करते. That is something we have done. एक condition है जहाँ पे bleeding होती रहती है, bleeding आपके यहाँ पे stop नहीं होती. It is your sex-linked recessive condition, right? That is your sex-linked recessive condition over here, and you can see over here कि आपका अगर दोनों ही एलील अगर आपके यहाँ पे recessive एलील अगर आपके होते हैं, then you will have the person, then you will have a girl which will get affected. अगर लड़कियों के अंदर you have one allele which is going to be recessive और एक normal अगर रहता है capital H, then the girl is going to be normal. उसके अंदर कोई भी symptoms आपको नहीं दिखेंगे. She'll be a normal person with a normal blood clotting happening inside the body. तो उनके अंदर ब्लड क्लॉटिंग नॉर्मल तरीके से हो जाएगी। ऑन द अदर हैंड अगर हमें देखता जाता है सेम चीज अगर हम देखते हैं लड़कों के अंदर, सो अगर आपके पास एक भी अगर आपके पास स्मॉल एच यहाँ पे होता है या अगर रिसेसिव एलील होता है, देन दैट पर्सन विल बी विद द अफेक्टेड वन। ये पर्सन आपका यहाँ पे हो जाएगा अफेक्टेड, ही विल बी सफरिंग विद द हीमोफीलिया। सो बॉयज के पास ऑप्शन नहीं रहता, लड़कियों के पास दे कैन बी अ हेटेरोजाइगस कंडीशन जहाँ पे वो नॉर्मल आपको मिल सकती है। एंड हम सब, बिकॉज वी ऑल ऑफ अस आर लाइक नॉर्मल, वी डोंट हैव hemophililia, so हमारे पास will be having the dominant allele, आपके पास भी dominant allele है दोनों, and even so as I have the dominant allele, so that is one thing we have seen. अब उसी तरीके से we'll try to understand the color blindness. Color blindness भी बहुत ही simple condition है, so याद रखना color blindness is also example of my recessive sex linked trait. That is something you have to know. Color blindness is also going to be my sex linked recessive trait. और जो दूसरी चीज आपको दो पॉइंट यहाँ पे पहले याद रखना है, एक तो ये सेक्स लिंक कंडीशन है, राइट, जैसे आपका हीमोफीलिया था वैसा ही है, एंड इट इज आल्सो गोइंग टू बी अ रिसेसिव कंडीशन। दूसरा पॉइंट, पेशेंट इज अनएबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन रेड, ग्रीन और ब्लू कलर। सो जिसको कलर ब्लाइंडनेस होता है वो रेड, ग्रीन और ब्लू कलर को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता। अब एक चीज आप यहाँ पे याद रखना कि कलर ब्लाइंडनेस आपकी फेटल कंडीशन नहीं है। पीपल हु आर सफरिंग विद कलर ब्लाइंडनेस कैन हैव अ नॉर्मल लाइफ, वो सिर्फ कलर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, उसके अलावा उन्हें कोई दिक्कत नहीं आती, ना ही उनका विजन वीक होता है, ना ही उनकी कोई शार्पनेस कम हो जाती है, ना ही ऐसा कुछ होता है कि वो रात को देख नहीं सकते, ऐसा कुछ नहीं होता। द ओनली थिंग इज दे आर नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश कलर, बस। बाकी उसके अंदर आपका कोई लाइक दिक्कत आपको नहीं आती। अनलाइक हीमोफीलिया, हीमोफीलिया के अंदर तो क्या था, हीमोफीलिया में अगर आपको हीमोफीलिया है देन दैट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न, because if you get a bleeding then it can be something which can be fatal, but color blindness आपका fatal यहाँ पे नहीं होता। अब जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि color blindness also becomes an example of my sex-linked recessive condition, so it is also my sex-linked recessive। और अगर ये बात है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी कंडीशन एक आती है कि आपके यहाँ पे जो जीन लगा होता है वो आपके सेक्स क्रोमोसोम पे लगा होता है। सो लड़कियों पे यू हैव 2XX एंड बॉयज विल हैव X and Y। सो यहाँ पे भी हम सेक्स क्रोमोसोम को लेके हम यहाँ पे बात करेंगे। तो यहाँ पे भी आपकी सारी चीज यहाँ पे सिमिलर रहेगी जैसे हीमोफीलिया में होता था। इफ यू हैव अ गर्ल एंड अ गर्ल हैज बोथ द एलील्स व्हिच आर लाइक रिसेसिव वन, अगर एक लड़की के पास दोनों ही यहाँ पे रिसेसिव एलील होते हैं, देन यू विल फाइंड द गर्ल विल बी योर अफेक्टेड। यहाँ पे लड़की होगी यहाँ पे अफेक्टेड, शी विल बी सफरिंग विद कलर ब्लाइंडनेस। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। अगर दोनों ही आपके यहाँ पे स्मॉल एलील होते हैं यहाँ पे या रिसेसिव एलील यहाँ पे होते हैं, देन द गर्ल विल बी अफेक्टेड।
उसी तरीके से इफ देयर इज अ गर्ल और उसके ऊपर दोनों लगे हुए मेरे यहाँ पे कैपिटल C, राइट, बिकॉज ऑल ऑफ अस आर लाइक वी कैन सी द नॉर्मल कलर, सो दैट इज व्हेन यू विल हैव अ नॉर्मल फिनोटाइप, मतलब ये लड़की कलर ब्लाइंड नहीं है, इसको सारे कलर दिख सकते हैं. सो इफ यू हैव कैपिटल C, दैट मींस शी इज अ नॉर्मल पर्सन. If you have a girl who is going to be having capital C and small c, एक C उसका रिसेसिव है, एक C जो यहाँ पे है उसका वो म्यूटेंट है, रिसेसिव एलील है आपका यहाँ पे, और एक आपके यहाँ पे नॉर्मल है. तो क्या लगता है आपको, ये लड़की नॉर्मल होगी या लड़की को कलर नहीं दिखेंगे? सर कैरियर कैरियर नॉर्मल नॉर्मल होगी, वो नॉर्मल होगी, वो कैरियर है रिसेसिव एलील की, बट वो नॉर्मल होगी. शी कैन सी द कलर, क्योंकि यहाँ पे आपका जो कैपिटल C होगा, यहाँ पे जो आपका डोमिनेंट एलील होगा, वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा. इट वोंट अलाउ द रिसेसिव एलील टू टेक ओवर, वो उसे एक्सप्रेस करने यहाँ पे नहीं देगा. तो याद रखिएगा, आपको यहाँ पे मिलेगा देखने के लिए दैट व्हेन बोथ द एलील्स आर म्यूटेंट. आपको कुछ आवाज आ रहा है? कैन यू हियर दोस नॉइजेस ऑन द बैक? यस वो रे किसका आवाज है? कैन यू टेक अ गेस ऑफ किसका आवाज है? बर्ड्स वो एक्चुअली है ना, हनुमान लंगूर होते हैं ना, उनके बेबीज आवाज कर रहे हैं. सो हमारे यहाँ पे लंगूर बहुत कॉमनली दिखते हैं यहाँ पे. ये जो आपका आवाज आ रही है वो बेसिकली द बेबीज आर प्लेइंग अराउंड, एंड व्हेन दे प्ले अराउंड दे मेक सच काइंड ऑफ नॉइजेस. सो दैट्स सर पौधे कैसे दिखते हैं तो? कौन, हनुमान लंगूर? नो सर से जो पेशेंट मतलब जिसको कलर ब्लाइंड, कलर नहीं दिखते बेटा, बस सुने बस. अदर देन दैट लाइक एंड दैट टू आल्सो लाइक ब्लू, रेड एंड ग्रीन, दैट्स इट. सो ये कलर उन्हें दिखते नहीं है. सो उनके सामने अगर आप रखोगे, सो लाइक अगर आप रेड रखते हो ना, राइट, सो दे विल जस्ट लाइक a darker shade, उन्हें बस एक डार्क शेड वहां पे दिखेगा. they cannot see that particular color, ठीक है, and it doesn't then normal light. हाँ बेटा बोलो. सर क्या पता उसमें सेल ही ना हो, मतलब आंखों में, मतलब होते तो हैं सेल, रोड सेल्स और कौन से नहीं, वो सब होता है, वही कह रहा हूँ. अरे जेनेटिक डिसऑर्डर बाबा, ये जीन वो काम नहीं करता. देयर इज अ जीन व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर कलर विजन ना, वो जीन नहीं काम करता. तो ये आपका जेनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक है. एंड पीपल हैव अ नॉर्मल लाइफ. पीपल कैन डू ऑल द नॉर्मल एक्टिविटी विद दिस कंडीशन, ये प्रॉब्लम नहीं करता. नाउ अब यहाँ पे है क्या, सो यू गेट टू सी ओवर हियर कि ये कंडीशन आपकी यहाँ पे नॉर्मल एंड हैव अफेक्टेड. अब यही चीज अगर मैं यहाँ पे मेल्स में बात करूँ, सो मेल्स विल हैव डिसएडवांटेज. हमेशा की तरह मेल्स को यहाँ पे डिसएडवांटेज यहाँ पे रहेगा कि आपका जो एक्स क्रोमोसोम होगा, अगर उसके ऊपर आपका कैपिटल C है, देन दैट्स अ नॉर्मल एलील, सो ही विल बी अ नॉर्मल पर्सन, उसको कलर सारे दिखेंगे, राइट. बट in case if you have a condition where you have a small allele, अगर आपका रिसेसिव एलील लगा हुआ है X के ऊपर, then in that case the guy will be affected. अब याद रखिएगा, जैसे आपका हीमोफीलिया में था, वैसे यहाँ पे भी आपके जो मेल्स होते हैं दे आर गोइंग टू बी मोर लाइकली गेटिंग अफेक्टेड. आपके मेल्स यहाँ पे ज्यादा लाइकली यहाँ पे अफेक्टेड होंगे, जस्ट एज योर हीमोफीलिया, राइट. जब भी आपके सामने सेक्स लिंक कंडीशन आती है, जब भी आपके सामने कोई सेक्स लिंक डिसऑर्डर आता है, याद रखना मेल्स आर मेजरली यू विल फाइंड देम अफेक्टेड. सो मेल्स में ये आपको ज्यादा प्रोमिनेंटली देखने के लिए मिल जाता है, बिकॉज उनके पास कोई लाइक ऑप्शन नहीं अपने आप को बचाने का, राइट. अगर उनका एलील वहां पे रिसेसिव है, देन दे विल हैव द डिजीज, दे विल हैव द कंडीशन. सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो. तो सारी चीजें यहाँ पे सिंपल है. यहाँ पे बस मैं यहाँ पे स्मॉल C कैपिटल C यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, वहां पे मैं स्मॉल h कैपिटल H यहाँ पे यूज कर रहा था, बाकी एवरीथिंग रिमेंस द सेम. अब इसके ऊपर बेस्ड आपके बहुत सारे क्रॉसेस वो लोग एग्जाम में पूछते हैं. सो दैट इज समथिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड. हमें अब इनके जो क्रॉसेस आते हैं वो हमें यहाँ पे समझना है. अब वो समझने के पहले हम ये कंडीशंस देखेंगे. सो पहले हमारे पास यहाँ पे कंडीशन 1. अब कंडीशन 1 यहाँ पे क्या कह रही है, दैट यू हैव अ नॉर्मल फीमेल, राइट. उनके फादर जो थे यहाँ पे वो डिजीज थे. तो एक नॉर्मल लड़की यहाँ पे, लेकिन उनके फादर जो यहाँ पे वो डिजीज थे. तो हम इस चीज को यहाँ पे हम प्लॉट करते हैं. तो यहाँ पे मैंने एक लड़की बना दी, राइट. और क्या बोला है क्वेश्चन में, कि बोला है कि उनके जो फादर थे उनके अंदर कलर ब्लाइंडनेस था. ये हम कलर ब्लाइंडनेस के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, ठीक है, याद रखना. तो इनके जो फादर थे यहाँ पे उनको कलर ब्लाइंडनेस था यहाँ पे, तो दैट मीन्स उनके पास स्मॉल C होगा यहाँ पे, राइट. हाँ, अगर इनके फादर को कलर ब्लाइंडनेस था, सो ऑब्वियसली ये X इनकी बेटी को भी मिला होगा. सो श्योर उनका जो एक क्रोमोसोम यहाँ पे होगा वो स्मॉल C होगा. आई मीन एक एलील जो यहाँ पे होगा वो स्मॉल C वाला होगा, और दूसरा एलील जो यहाँ पे होगा that will be of my capital C in that particular girl, right. But she will be normal. जैसे कि मैं यहाँ पे मेंशन किया, वो लड़की यहाँ पे नॉर्मल है, वो कलर देख सकती है. नाउ और यहाँ पे जो लड़का है, मतलब जिसकी इनके साथ लाइक मैरिज हो रही है, वो जो लड़का है यहाँ पे दैट इज नॉर्मल. तो लड़का यहाँ पे जो है मेरा यहाँ पे
दैट इज गोइंग टू बी नॉर्मल. सो कैपिटल सी आएगा एक्स के ऊपर और यहाँ पे आएगा वाई. सो बॉय जो यहाँ पे है मेरे सामने दैट इज अ नॉर्मल, और लड़की यहाँ पे है वो भी मेरे यहाँ पे नॉर्मल है. बढ़िया रखना, लड़की यहाँ पे होगी आपकी कैरियर. ठीक है, अब हम करेंगे क्या, अब इसका हम बनाएंगे पनेट स्क्वायर. इसका हम पनेट स्क्वायर बनाते हैं और देखते हैं यहाँ पे मुझे क्या देखने के लिए मिल सकता है अगर इन दोनों के बीच ऑफस्प्रिंग होते हैं तो. व्हेन दे विल हैव द ऑफस्प्रिंग, सो व्हाट विल बी द कंडीशन ओवर देयर. तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ लड़की का जीनोटाइप, दैट इज गोइंग टू बी योर कैपिटल सी एंड स्मॉल सी, और यहाँ पे डाल देता हूँ मैं लड़के का जीनोटाइप, दैट इज गोइंग टू बी योर कैपिटल सी ओनली. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर उनकी बेटी होती है देन कैपिटल सी. तो बताओ ये लड़की में कलर ब्लाइंडनेस होगा या नहीं होगा? ठीक है, अब एक और लड़की यहाँ पे हो रही है, इसके पास कैपिटल सी है और एक स्मॉल सी है, क्या इसमें कलर ब्लाइंडनेस होगा? नहीं होगा. देन इनका यहाँ पे एक लड़का होता है, तो अगर सो द बॉय इज गोइंग टू बी हैविंग कैपिटल सी फ्रॉम द मदर, सो उसको भी कलर ब्लाइंडनेस नहीं होगा, विल आल्सो हैव अ नॉर्मल विजन. बट अगर उसे मदर के एंड से स्मॉल सी आता है, देन यू विल से दैट बॉय विल बी माय कलर ब्लाइंड. अफेक्टेड, वो लड़का वहां पे यहाँ पे अफेक्टेड. अब ऐसे क्रॉस को देख के आप कह सकते हो, अब अगर आपके सामने ऐसे समझो आप एक जेनेटिक काउंसलर हो और आपके पास ऐसे कपल आते हैं एंड दे आस्क यू कि डॉक्टर लाइक व्हाट आर द चांसेस ऑफ हैविंग अ सन हु इज कलर ब्लाइंड, तो आपका क्या आंसर होगा? सर क्वेश्चन रिपीट करना. क्वेश्चन ये है कि आपके पास कपल है, वो आपसे कह रहा है कि कितने % चांसेस है सर या मैडम मुझे बताइए कि हमारा जो लड़का होगा वो कलर ब्लाइंड होगा, कितने % चांस है? तो आप आंसर यहाँ पे क्या दोगे? 50%. आप बोलोगे यहाँ पे 50%. और क्यों आप बोलोगे यहाँ पे 50%? बिकॉज यू कैन सी कि यहाँ पे आप देख रहे हो अगर लड़का हो रहा है तो 50% चांस है कि वो आपका हो सकता है यहाँ पे कलर ब्लाइंड, है ना. जब यहाँ पे क्रॉस किया वी हैव सीन दैट अगर लड़का हो रहा है देन देयर इज अ 50% चांस ऑफ दैट बॉय गोइंग टू बी अ कलर ब्लाइंड. और अगर वो पूछते हैं आपसे कि मैम बताइए कि अगर लड़की हुई तो कितने % चांस होगा मेरे कलर ब्लाइंड होने का, तो आप क्या आंसर दोगे? 0. क्या बोलोगे तुम लोग, क्या बोलोगे? कल आना 0. यू विल से 0, राइट. देयर इज नो चांस, कोई विंडो नहीं है कि लड़की इनको कलर ब्लाइंड होगी, इनकी डॉटर कलर ब्लाइंड होगी, कोई चांस नहीं. आप देख लो यहाँ पे अगर इनकी कभी लड़की होती है देन शी कैन नेवर बी कलर ब्लाइंड, बट अगर लड़का हो रहा है देन देयर इज अ 50% चांस बीइंग अ कलर ब्लाइंड. क्या ये वाली स्टोरी आपको यहाँ पे समझ आ रही है सबको? ठीक है, अगर नहीं आ रहा तो बता दो, मैं रिपीट कर देना है. ठीक है, ऐसे मत करना कि नहीं आ रहा तभी आगे बढ़ रहे हैं, बता दो मैं रिपीट कर दूंगा. नो सर. ठीक है, एक और कंडीशन देखते हैं फिर, आप लोग मुझे ये बताना. सो यू हैव अ कलर ब्लाइंड फीमेल एंड अ नॉर्मल मेल. अब अगर कलर ब्लाइंड फीमेल यहाँ पे है तो बताइए इसके ऊपर मेरे कौन से एलील होंगे? So small राइट, दोनों मेरे यहाँ पे आ जाएंगे स्मॉल सी. बिल्कुल राइट. तो ये लड़की होगी मेरी कलर ब्लाइंड, इनको नहीं दिखता कलर, राइट. और इनकी हम क्रॉस करा रहे हैं यहाँ पे, इनकी मैरिज हो रही है यहाँ पे लड़के से हु इज गोइंग टू बी नॉर्मल. सो लड़का नॉर्मल मतलब क्या होगा इसके ऊपर? कैपिटल सी. बिल्कुल सही. अब यहाँ पे जब मैंने इसको क्रॉस कराना है तो देखते हैं यहाँ पे अब क्या होगा. यू विल फाइंड यहाँ पे मैंने अब कराना है क्रॉस. सो नाउ यू विल हैव, अब मैं वापस डालता हूँ यहाँ पे फीमेल का, तो डालूंगा मैं यहाँ पे स्मॉल सी यहाँ पे लगा दूंगा मैं, एंड जो लड़का है मेरा यहाँ पे उसका लगेगा यहाँ पे कैपिटल सी. ठीक है. नाउ व्हेन दे विल हैव अ डॉटर, सो नाउ व्हेन दे विल हैव अ डॉटर, द डॉटर विल हैव अ कैपिटल सी एंड अ स्मॉल सी. नॉर्मल, मतलब नॉर्मल हो गई लड़की. ठीक है, बच गई वो, उसको कोई ब्लाइंडनेस नहीं है. सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं क्रॉस करा रहा हूँ, सो अगेन यू विल फाइंड कैपिटल सी एंड स्मॉल सी, सो दैट इज आल्सो गोइंग टू बी अ नॉर्मल, राइट. बट यहाँ पे आप देखो लड़कों के साथ यहाँ पे क्या होगा. सो व्हेन यू सी ओवर हियर, सो एक्स क्रोमोसोम आ रहा है मदर के एंड से एंड दैट इज ऑफ माय स्मॉल सी. तो ये लड़का होगा हमारे यहाँ पे अफेक्टेड. इसी तरीके से यहाँ भी मेरा जो लड़का बनेगा यहाँ पे, दैट बॉय इज आल्सो गोइंग टू बी अफेक्टेड. तो ये चीज याद रखना कि अगर मदर है आपके यहाँ पे अफेक्टेड, अगर मदर आपके यहाँ पे अफेक्टेड है देन उसके सारे के सारे लड़के होंगे अफेक्टेड. आप नोटिस कर लो यहाँ पे जितने भी लड़के उनके होंगे ना, ऑल द बॉयज ओवर देयर आर गोइंग टू बी अफेक्टेड. याद रखना, दैट इज समथिंग शुड बी क्लियर टू यू. अगर मदर यहाँ पे अफेक्टेड है देन ऑल द बॉयज आर गोइंग टू बी अफेक्टेड, राइट. ऑन द अदर हैंड इफ यू हैव अ नॉर्मल फादर ना, देन लड़कियों को यहाँ पे कोई दिक्कत आ ही नहीं रही, लड़की हमेशा यहाँ पे रहेंगी नॉर्मल. ठीक है. तो यहाँ पे अगर तुम्हें कोई पूछता है कि व्हाट आर द चांसेस ऑफ बॉयज गेटिंग अफेक्टेड, देन यू विल से 100%.
100%. देन 100% सारे लड़के यहाँ पे होंगे अफेक्टेड, ठीक है। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड ओवर हियर। तो ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर होनी Yes, चाहिए, sir. ठीक है। Yes, sir. तो ये दो कंडीशन आपने देख ली, बिकॉज ये मैं आपको इसलिए लाइक स्लोली और बार-बार बता रहा हूँ बिकॉज यू विल फाइंड क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस मल्टीपल टाइम्स कमिंग, ठीक है। नाउ लेट्स हैव अ लुक समथिंग ओवर हियर। अब ये आपके सामने क्वेश्चन है 2016 का। क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए एंड ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। खुद से करेंगे एक बार आप लोग और मुझे आंसर करेंगे चैट के अंदर खुद से करके, Yes, sir. एक बार खुद से देख लीजिए। क्वेश्चन में क्या है, यू हैव अ कलर ब्लाइंड मैन, you have a colorblind man marries a woman who is homozygous for normal vision. लड़की है normal vision वाली with a homozygous condition, right? So probability of their son being colorblind is going to be what? तमन्ना has answered. I think बेटा क्रॉस करके देखो ना, I think करके ऐसा आंसर थोड़ी आएगा। सर किया। नहीं बेटा, नहीं बेटा, ध्यान से करो बेटा, ध्यान से करो। You have a colorblind man marries a woman who is homozygous for normal color vision. बताइए क्या आंसर इसका बन सकता है, बताइए। Anita has answered over here. Anita has answered over there. स्नेहा, प्रिया, सबके अलग अलग आंसर आ रहे हैं। ओके, ऑलराइट, ठीक है। Rushi have also answered, Achal has also answered. ठीक है, चलिए देखते हैं क्या इसका आंसर आएगा, एक बार करते हैं हम लोग खुद से। So you have a colorblind man. Many of you have got this right. Many colorblind man आपके सामने यहाँ पे है. So that means अगर लड़का colorblind है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा, यहाँ मेरे यहाँ पे small c. Small c. लड़का colorblind, ठीक है। इसका मैंने क्रॉस कराना है एक लड़की के साथ जो नॉर्मल है एंड शी इज गोइंग टू बी होमोजाइगस, मतलब कैपिटल सी कैपिटल सी। अभी इतना ही देख के तुम्हें आइडिया लग जाता है यहाँ पे, तुम्हें क्रॉस नहीं करोगे तभी तुम्हें पता चल जाएगा, बट एक बार हम क्रॉस करके यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं। सो अगर तुम्हारे यहाँ पे लड़की है एंड उसके ऊपर दोनों के ऊपर कैपिटल सी लगा हुआ है, सो कंडीशन मतलब बहुत सेफ हो जाती है यहाँ पे। दैट मीन्स व्हाट, इस यहाँ पे चलो लड़की अगर बन रही है, सो यू हैव अ heterozygous condition, you have one capital C, one small c, वो तो आपको यहाँ पे दिख रहा है, you have one capital C, one you have a small c, right? बट जब लड़का यहाँ पे बनेगा, अब क्योंकि कैपिटल सी आ रहा है मदर के एंड से, कैपिटल सी आ रहा है मदर के साइड से आ रहा है, राइट? फादर के एंड से तो वाई क्रोमोसोम आएगा, यहाँ पे मदर के एंड से क्या आ रहा है, कैपिटल सी आ रहा है, फादर के एंड से तो वाई क्रोमोसोम आएगा। तो अगर मदर के एंड से कैपिटल सी आ रहा है तो दोनों के दोनों यहाँ पे क्या होंगे, नॉर्मल होंगे, अफेक्टेड होंगे? बिल्कुल भैया, ये दोनों ही लड़के मेरे यहाँ पे रहेंगे अफेक्टेड। और अगर यहाँ पे दिख रहा है कि मेरे लड़के, सॉरी दोनों ही लड़के मेरे यहाँ पे रहेंगे नॉर्मल, अगर मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि मेरे दोनों लड़के यहाँ पे नॉर्मल है, देन प्रोबेबिलिटी यहाँ पे कितनी हो रही है? 0। समझ आ रहा है? तो ये पॉइंट्स कैसे आंसर निकला था मुझे बताना फिर बाद में, राइट? सो इट इज ऑलवेज 0 बेटा, 0 यहाँ पे आएगा इसके अंदर आंसर, ठीक है? गड़बड़ नहीं करनी है आपने, राइट? इज गोइंग टू बी 0 ऑलवेज, बिकॉज अगर मदर यहाँ पे आपकी होमोजाइगस नॉर्मल है, देन कोई चांस नहीं है दैट यू कैन एवर हैव अ सन हु इज गोइंग टू बी हैविंग लाइक color blind. I can say you can never have any offspring who is going to be color blind. देख लो ना यहाँ पे, कोई भी आपका ऑप्शन यहाँ पे color blind हो ही नहीं सकता कभी भी, अगर मदर होमोजाइगस है यहाँ पे, ठीक है? So that is going to be your question number 124, ठीक है? ये वाला क्वेश्चन अगेन ध्यान से देखना है और ट्राई करो एक बार। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है लेकिन है सिंपल, राइट? A normal vision man whose father was a color blind, ठीक है? तो यहाँ पे एक लड़का है और उनके फादर थे color blind, right? Marries a woman whose father was also colorblind. They have their first child as a daughter. What are the chances that this child would have be a colorblind? ठीक है, करिए एक बार खुद से करिए, देखिए क्या आंसर बन रहा है यहाँ पे। तो अगर मैं थोड़ा यहाँ पे लिखना चालू करता हूँ, तो यहाँ पे है एक है हमारा नॉर्मल लड़का जिनके फादर थे कलर ब्लाइंड, सो आई राइट स्मॉल सी उनके फादर के ऊपर, राइट? बट इससे कोई रिलेशन बनता नहीं है क्योंकि फादर से तो वाई क्रोमोसोम आता है, राइट? सो ऑब्वियसली ये लड़के के पास यहाँ पे कैपिटल सी है, ये मेरा यहाँ पे लड़का एंड ही इज गेटिंग मैरिड टू रमिता। नेटवर्क का इशू है बेटा आपके एंड पे थोड़ा? Yes, sir. हाँ कोई बात नहीं।
सो दिस इज अ बॉय, और ये इसकी शादी हो रही है लड़की के साथ, एंड लड़की के फादर जो थे वो कलर ब्लाइंड थे। अगर लड़की के फादर कलर ब्लाइंड थे तो एक तो स्मॉल सी मेरे यहाँ पे होगा, और दूसरा यहाँ पे होगा मेरे यहाँ पे कैपिटल सी, बिकॉज मेंशन क्या है कि लड़की यहाँ पे नॉर्मल है, राइट। मैरिज वुमन उस फादर वाज अ कलर ब्लाइंड, लड़की कलर ब्लाइंड नहीं, उसके फादर कलर ब्लाइंड थे। अरे अभी तक आंसर नहीं है आप लोगों का सर इतना, चैट में बताओ क्या आंसर आएगा फिर। सर चैट में लिखती है। Can't see anything, मेरा चैट रुक गया, ओ सॉरी, अच्छा ओके ओके गॉट इट, ओ ओके ऑलराइट, सबमिट कर दिया, वेरी गुड, यस बढ़िया बहुत बढ़िया। यस, तो जब भी हम ये क्रॉस करेंगे, आप लोग तो कर चुके हो ये बढ़िया तरीके से, अच्छा है। सो नाउ व्हाट विल हैपन, नाउ यू डू द क्रॉसिंग ओवर हियर, आप यहाँ पे लगा के देख लो। सो नाउ यू विल हैव xx, so I'll write capital C small c over here, then you have a xy, यहाँ पे तो आपका कैपिटल C आएगा। तो जब उन्होंने पूछा कि व्हाट आर द चांसेस दैट दिस चाइल्ड वुड बी अ कलर ब्लाइंड, अगर उनकी फर्स्ट चाइल्ड यहाँ पे डॉटर होती है तो क्या चांसेस उसके कलर ब्लाइंड होने के, तो चांसेस ऐसे हैं कि चांसेस कोई है ही नहीं यहाँ पे कलर ब्लाइंड होने का। कैपिटल सी आ जाएगा एक डॉटर के अंदर, सो शी इज नॉर्मल, और दूसरी डॉटर को क्या होगा, फादर के साइड से कैपिटल सी आ रहा है, मदर के एंड से अगर स्मॉल सी आ गया तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, सो दैट इज आल्सो गोइंग टू बी अ नॉर्मल। So that is why again you will have the answer going to be your 0%. ठीक है, so I am assuming कि जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप संभाल लोगे, right? Yes, sir. Whenever you get a question like this, so आप you'll do that and we'll make sure that you don't get a wrong answer. ठीक है, ये वाला क्वेश्चन फटाफट कर दो, बड़ा सिंपल है। Hemophilia is commonly seen in the human males than in the human females because Hemophilia आपका मेल्स में ज्यादा commonly दिखता है than the human females। इसका रीजन क्या है? 4 स्टेटमेंट आपके सामने लिखी हुई है, आप मुझे बताइए कि कौन सी स्टेटमेंट आपके हिसाब से यहाँ पे सही है। अंकिता, अनीता, that's right, पारुल, श्वेता, दीक्षा, अपूर्वा, all of you who are getting this answer C, that's the right answer. This disease is due to a X-linked recessive mutation. This disease is going to be is due to the X-linked recessive mutation, so that's the right answer. बिल्कुल ये सिंपल क्वेश्चन था, वो आपने यहाँ पे कर लिया। ऑलराइट, तो यहाँ पे आपका हेमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस यहाँ पे आपको क्लियर होना चाहिए, और इसके ऊपर बेस क्रॉसेस आएंगे, देन प्लीज डू टेक केयर ऑफ देम। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट थिंग विल गेट टू सी इज गोइंग टू बी समथिंग। हाँ जी बेटा, बोलिए। जो पीछे वाला क्वेश्चन था सर, वो सर, हाँ सर एक्स के ऊपर दोनों कैपिटल सी नहीं ले सकते? लड़की का यस सर, नहीं, क्योंकि इसका फादर था ना, देखो क्या लिखा हुआ है, वुमेन जो इनके जो फादर थे वाज अ कलर ब्लाइंड, इनके जो पापा थे वो कलर ब्लाइंड थे। अब अगर इनके फादर कलर ब्लाइंड थे तो एक स्मॉल सी तो इनको मिलेगा फादर के साइड से, यस सर, है ना, तो इसलिए फिर एक स्मॉल सी कैपिटल सी। सर अगर क्वेश्चन में फर्स्ट चाइल्ड पूछा है तो सिर्फ फर्स्ट वाला ही क्रॉस करना है? वापस बोलना, समझा नहीं मैं। सर जैसे क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट आर द चांसेस ऑफ दिस चाइल्ड, तो फर्स्ट एक ही करना है, सिर्फ क्रॉस दोनों? जब उन्होंने बोला, देखो उन्होंने पूछा क्या है, इफ द फर्स्ट चाइल्ड एज अ डॉटर, तो फिर डॉटर के तुम्हें पता लगाना है, राइट? तो तुम्हें पूरा क्रॉस करने की जरूरत ही नहीं है। एंड द थिंग इज ना, क्या होगा मालूम है, जब तुम ऐसे ढगलावर क्वेश्चन कर लोगे ना, ऐसे 7-8 क्वेश्चन तुम खुद से एक बार कर लोगे, फिर तुम्हें क्रॉस करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हें दिखेगा कि अरे वुमेन होमोजाइगस नॉर्मल है, बात खत्म, सब 0% आएगा मेरे यहाँ पे। दैट इज समथिंग विल आल्सो हैपन विद यू, राइट? सो इसलिए, सो द मोर यू डू प्रैक्टिस ऑफ दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, उतना जल्दी तुम्हारा क्वेश्चन खत्म होगा। सो या दैट इज द थिंग, राइट? सो यू डोंट हैव टू डू ऑल द कंप्लीट क्रॉस ओवर। ये डॉटर पूछा है तो उतना पता कर लो, डॉटर बन रही या नहीं बन रही, एंड आगे बढ़ जाओ वैसा। ठीक है, something else. Now let's try to see this condition as well, cystic fibrosis. अब cystic fibrosis में यहाँ पे होता क्या है, पहली चीज रखनी है आपको यहाँ पे कि इसका जो जीन होता है that is present on my chromosome number 7. क्रोमोसोम 7 पे होता है इसका जीन। इस कंडीशन का जो जीन होगा मेरे यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर 7 का। अब यहाँ पे जो जीन लगा हुआ है, यहाँ पे जो जीन लगा हुआ है, that gene is known to make chloride ion channels. Chloride ion चैनल्स। यहाँ पे जो जीन लगा हुआ होता है वो आपका बनाता है यहाँ पे क्लोराइड आयन चैनल्स, और इन आयन चैनल्स के थ्रू आप देखते हो कि आपका यहाँ पे इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस। बेसिकली तुम इतना याद रख सकते हो दैट दिस आयन चैनल्स आर इंपॉर्टेंट फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस ऑन द मेम्ब्रेन। तो इतना याद रखना कि इस यहाँ पे एक जीन लगा हुआ है एंड दैट इज नोन टू मेक द क्लोराइड आयन चैनल्स। हम सबके अंदर ये जीन सही तरीके से काम कर रहा है, हम सबके अंदर ये जीन सही तरीके से काम कर रहा है।
बट अगर ये जीन आपका काम नहीं करता, अगर ये सही से प्रोटीन बना नहीं पाता या फॉर सम रीजन जीन इज नॉट वर्किंग, देन यू विल बी सफरिंग विद द सिस्टिक फाइब्रोसिस. अब याद रखिएगा, सिस्टिक फाइब्रोसिस इज एग्जांपल ऑफ माय autosomal recessive disorder. It is example of my autosomal recessive disorder, right? So that is something you have to know कि मेरा example बनता है, मेरा एक autosomal recessive disorder का यहाँ पे example बनता है. Autosomal मतलब क्योंकि यहाँ पे जो chromosome involved है आप देख सकते हो, it is a chromosome number 7, so ये autosome वाला chromosome है, right? So that's why it is autosomal recessive disorder. अब इसको हम यहाँ पे समझते हैं कि यहाँ पे होगा क्या. Now let's try to see this. अब मैं यहाँ पे XY XX नहीं लिखूंगा क्योंकि ये ऑटोजोम्स की हम बात कर रहे हैं इसलिए, ठीक है. अब ऑटोजोम्स की अगर हम बात करते हैं तो ये मेल और फीमेल दोनों को अफेक्ट कर सकता है इक्वल उसके अंदर. जैसे वो यहाँ पे वो पार्शियलिटी नहीं दिखाता ये कंडीशन, राइट. इट कैन अफेक्ट अ मेल एंड अ फीमेल इन द इक्वल नंबर के अंदर, राइट, अनलाइक योर सेक्स लिंक कंडीशन. अब अफेक्टेड पर्सन कैसा दिखेगा वो सब जानने के पहले ये कंडीशन हम पहले यहाँ पे समझ लेते हैं. सिस्टिक फाइब्रोसिस में होता क्या है, पहली चीज आपके क्लोराइड आयन चैनल्स यहाँ पे बनते नहीं है, राइट. और इसके जैसे क्या देखने को मिलता है, दैट यू हैव अ थिक म्यूकस इज सीन. थिक म्यूकस इज फॉर्म्ड इन सर्टेन लोकेशंस लाइक योर लंग्स. हाँ जी, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन, अगर आप हैंड रेज करो तो आप डायरेक्टली पूछ सकते हो अनम्यूट करके. सो आयन चैनल के ऊपर क्या लिखा है? जीन जी से नहीं, उसके नीचे क्रोमोसोम, CRH क्रोमोसोम. नो सर, क्लोराइड बोल रही है. क्लोराइड आयन चैनल. अच्छा अच्छा, ओके, क्लोराइड आयन चैनल, ऑलराइट, ठीक है, या क्लोराइड आयन चैनल, ठीक है. सो थिक म्यूकस इज फॉर्म इन द लंग्स, इन द पैंक्रियाज. You can also find them forming in the liver as well, right? तो ये चीजें आपको देखने को मिलेगी. तो याद रखना पहली चीज कि यहाँ पे अगर आपका आयन चैनल बन नहीं रहा ना, अगर आपके ये प्रोटीन चैनल, अगर आपका क्लोराइड आयन चैनल बन नहीं रहा, देन जनरली आपको एक थिक म्यूकस देखने को मिलेगा आपके लंग्स के अंदर, पैंक्रियास के अंदर, लिवर के अंदर. एंड विद द कोर्स ऑफ टाइम ये आपके ऑर्गन्स डैमेज होना चालू करते हैं. और आई वुड से विद द कोर्स ऑफ टाइम योर ऑर्गन्स विल स्टॉप फंक्शनिंग प्रॉपर्ली. सो दैट विल बी सीन ओवर हियर. अब मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दूंगा, आप समझ पाओगे. आपने 11th के अंदर एक चैप्टर पढ़ा था, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन वाला चैप्टर आपने पढ़ा था. यस सर. एक टर्म आता है जिसे हम कहते हैं हिपैटोपैंक्रियाटिक. यस सर. टर्म आता है हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट. अगर आपको याद हो तो ये डक्ट जो आपका होता है, इसमें से ही सारे आपके जो एंजाइम्स होते थे ना, वो पैंक्रियास से 6 एंजाइम्स आते थे, बाइल जूस आता था आपके गॉल ब्लैडर में से, वो सारा के सारा आपका आता था इंटेस्टाइन के अंदर, इस डक्ट से. ये वो डक्ट होता था जिससे सारा सामान आपका पहुंचता था इंटेस्टाइन के अंदर. थोड़ा याद करने की कोशिश करो. सो दिस वाज अ डक्ट व्हिच ऑल द कंटेंट यू शुड गेट इन द इंटेस्टाइन. अब होता क्या है, तुम सोचो ये तुम्हारा एक चैनल है, तुम्हारी एक पाइपलाइन है, और इस पाइप के थ्रू सारा सामान आ रहा है तुम्हारा इंटेस्टाइन के अंदर. अब होता क्या है कि अगर तुम्हारा यहाँ पे म्यूकस हो जाता है थिक, अगर इस एरिया में भी अगर आपका म्यूकस थिक हो जाता है, देन व्हाट विल हैपन, आपका खाना या आपके एंजाइम्स आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं. ट्राई टू अंडरस्टैंड. यहाँ पे तुम्हारा म्यूकस इतना थिक हो जाता है दैट योर एंजाइम्स आर नॉट एबल टू रीच टुवर्ड्स द योर इंटेस्टाइन. समझो इस बात को, मेरे सारे एंजाइम्स ऊपर से आएंगे जरूर, लेकिन वो आगे से क्रॉस ही नहीं कर पाएंगे. व्हाई? बिकॉज म्यूकस ओवर हियर इज माय थिक. यहाँ पे मेरा थिक म्यूकस इकट्ठा हो जाता है. अब तुम सोचो, अगर ये म्यूकस वहां पे एक ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है, तो एंजाइम्स तो मेरे आएंगे नहीं इंटेस्टाइन के अंदर. अगर मेरे इंटेस्टाइन में एंजाइम्स नहीं आ रहे तो खाना तो मेरा डाइजेस्ट होगा नहीं, राइट. एंड खाना अगर मेरा डाइजेस्ट हो नहीं रहा तो वैसे के वैसे ही आपका खाना बॉडी के बाहर निकल जाएगा, एंड द पर्सन विल लुक लाइक अ माल नरिश्ड इंडिविजुअल. Like the person will not be able to put on weight, ना ही वो, and he will be like very weak. He will be like a malnourished individual because enzymes आ ही नहीं रहे. जब तक आपका खाना डाइजेस्ट नहीं होता तब तक आप उसे एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, और ये सब वहां पे होगा ही नहीं, राइट. तो एक ये मैंने आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दिया कि म्यूकस थिक होने से एक ये कॉन्सिक्वेंसेस वहां पे होते हैं. उसके अलावा लंग्स के अंदर यू गेट टू सी दैट आफ्टर म्यूकस गेट्स थिक, इन्फेक्शन इन द लंग्स इज बीन ऑब्जर्व्ड. इन्फेक्शन in the lungs is observed, right? So lungs के अंदर infection आपको देखने के लिए मिलता है. And generally होता क्या ना, that people suffering with cystic fibrosis, उनका लाइफ स्पैन यूजुअली रहता है 20 to 24 years of age, उससे बियॉन्ड नहीं रहता. Generally that is what it has been seen. People don't have a very long lifespan in this condition.
ओके, सो लंग्स आर गेटिंग इन्फेक्टेड ओवर हियर विद द कोर्स ऑफ टाइम. लीवर आपका डैमेज होता है, राइट, पैंक्रियास आपके यहाँ पे डैमेज होते हैं टाइम के साथ साथ, एंड दैट इज व्हाट ऑल हैपेंस, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपका यहाँ पे एक जीन काम नहीं कर रहा था इसलिए. तो ये इतना स्टोरी याद रखना सिस्टिक फाइब्रोसिस के बारे में. इसका कोई क्योर नहीं है. अगेन इट्स अ जेनेटिक डिसऑर्डर, प्लीज याद रखना. जितने हम यहाँ पे देख रहे हैं जेनेटिक डिसऑर्डर, इसका कोई क्योर नहीं होता. यू कैन टेक सम मेडिकेशन जो आपको रिलीफ यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं, बट जनरली द लाइफ स्पैन डज नॉट गो बियॉन्ड 24-25 years of age. जनरली दैट इज व्हाट हैज बीन ऑब्जर्व. ठीक है, विद ऑल द मेडिकेशंस प्रोवाइडेड. सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो. दिस इज अ सिस्टिक फाइब्रोसिस. तो दो चीज मैं चाहूंगा कि आप यहाँ पे याद रखें. क्रोमोसोम नंबर 7 पे जीन है आपके यहाँ पे जो बनाया था आपका क्लोराइड आयन चैनल्स. ये आपका जीन काम नहीं कर रहा. अगर ये आपका जीन काम नहीं कर रहा, यू गेट टू सी अ थिक म्यूकस इज फॉर्म इन द लंग्स, पैंक्रियास एंड लिवर्स, एंड दे स्टार्ट like degrading, or their functioning becomes like it stops with the course of time. इनकी फंक्शनिंग कम होने लगती है और धीरे धीरे आपकी बंद होने लगता है. और याद रखना, अगर म्यूकस अगर आपका यहाँ पे इकट्ठा होने लगता है, थिक होने लगता है, देन मैंने आपको एग्जांपल दिया, अगर हिपैटो पैंक्रेटिक डक्ट में म्यूकस थिक होता है, आपके एंजाइम्स आएंगे नहीं, आपका खाना डाइजेस्ट होगा नहीं, एंड यू विल फाइंड द पर्सन will always remain malnourished, and that is something are the consequences over there. लंग्स में इन्फेक्शन काफी कॉमन होता है, एंड अगर लंग में इन्फेक्शन चालू हो गया, देन इट बिकम्स लाइक, आई होप यू अंडरस्टैंड, इट बिकम्स डिफिकल्ट विद द कोर्स ऑफ टाइम, एंड हेल्थ सिचुएशन विल जस्ट कीप ऑन डिग्रेडिंग. वो खराब ही होती जाती है प्रोग्रेसिवली टाइम के साथ साथ. ठीक है, तो इतना तो मैं यहाँ पे याद रखना है. दैट इज माई सिस्टिक फाइब्रोसिस. अब आपको जैसे कि ये बताया हमने पहले ये बताओ, यहाँ तक क्लियर है? ये वाली स्लाइड तक क्लियर है यहाँ तक? Yes, yes. राइट. सर इसमें So- एंजाइम बेटा वापस बोलना. सर एंजाइम बनेंगे भी नहीं इसमें. एंजाइम्स बन जाएंगे, एंजाइम्स बन रहे हैं यहाँ पे, लेकिन एंजाइम्स पहुंच नहीं पा रहे लोकेशन तक, एंड दैट इज ऑल हैपनिंग बिकॉज़ ऑफ म्यूकस आपके यहाँ पे बन रहा है थिक, राइट. अच्छा. और जब देखो, अब तुम्हारे लंग्स में भी होता क्या है, जब तुम्हारा म्यूकस यहाँ पे थिक हो रहा है ना, ये एक बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट बन जाता है माइक्रोस को आके रहने के लिए. देखो, एक बात ऐसी होती है कि जब तक म्यूकस एकदम स्लाइमी रहता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है, तो माइक्रोस को ट्रैप करता है. लेकिन तुम सोचो वो म्यूकस अगर तुम्हारा हो गया थिक एकदम, तो माइक्रो उसके ऊपर स्लाइड करके आएंगे लंग्स के अंदर, राइट. सो यू विल फाइंड देम कि आपके माइक्रोस भी आके आपके लंग्स को इन्फेक्ट करना वहां पे चालू करता है. यू फाइंड दैट हैपनिंग वेरी ऑफन ओवर देयर. ठीक है, दैट इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग. डिसऑर्डर का कोई इलाज नहीं होता? वापस बोलिएगा, क्या कह रहे आप? किसी को जेनेटिक डिसऑर्डर हो, वो किसी का भी इलाज नहीं होता? नहीं, it doesn't happen over there, right. जेनेटिक डिसऑर्डर का एक इलाज है जिसे हम कहते हैं जीन थेरेपी, लेकिन वो इतना अभी ट्रायल स्टेज पे है कि आप उसे लाइक अभी पब्लिकली उसको यूज करना, इट्स नॉट समथिंग व्हिच इज पॉसिबल, क्योंकि पहली चीज वो अभी लाइक ट्रायल स्टेज पे वो लोग उसे कर रहे हैं कुछ कंट्रीज के अंदर जीन थेरेपी करके, बट इट इज नॉट समथिंग व्हिच इज कॉमन राइट नाउ, राइट, एंड इट इज एक्सपेंसिव. दैट इज आल्सो वन ऑफ द थिंग. So we will still trying to work on cystic fibrosis. और होता क्या है ना, ऐसी कंडीशंस के ऊपर या ऐसी डिजीज के ऊपर लाइक ज्यादा वक्त स्पेंड नहीं किया जाए इनकी रिसर्च के ऊपर, बिकॉज दे आर रेयर ऑल्सो, राइट. दे आर नॉट दैट कॉमन कंपेयर टू कैंसर. ओके, सो बट यस, yeah, genetic disorder is something which is not something which can be treated, right. Okay, now after this, so अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इसमें कंडीशन क्या होती है, जेनेटिक जीनोटाइप यहाँ पे कैसे दिखेगा. तो अगर एक इंडिविजुअल है जिसके पास है आपका कैपिटल ए, मैं यहाँ पे ए यूज करता हूँ, ठीक है, आई यूज ए एज एल. सो दैट पर्सन इज गोइंग टू बी अ नॉर्मल. हम सब यहाँ पे कैपिटल ए वाले हैं, दे आर ऑल गोइंग टू बी नॉर्मल ओवर हियर, राइट. अगर एक कंडीशन आपके पास होती है यहाँ पे कैपिटल ए स्मॉल ए, देन दैट पर्सन इज गोइंग टू बी हेटेरोजाइगस, और आई वुड हेटेरोजाइगस में लिखूंगा, वो तो तुम्हें पता ही हेटेरोजाइगस क्या होता है. आई जस्ट राइट ओवर इट, दैट पर्सन इज आल्सो गोइंग टू बी नॉर्मल. ये पर्सन भी आपका यहाँ पे होगा नॉर्मल, सो इसको भी आपका कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है. बट अगर यह कंडीशन लाइक माय स्मॉल है, दैट मींस अगर आपके दोनों ही अगर आपके एलील यहाँ पे रिसेसिव है, देन दैट पर्सन ओवर हियर इज गोइंग टू बी अफेक्टेड विद माय सिस्टिक फाइब्रोसिस. सो दैट आल्सो मींस वन थिंग ओवर हियर कि अगर एक अफेक्टेड आपको ऑफस्प्रिंग मिलता है, इसका मतलब पता है क्या होता है, मदर भी कैरियर है और फादर भी कैरियर है. दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स योर मदर इज आल्सो कैरियर एंड योर फादर इज आल्सो गोइंग टू बी अ कैरियर. तो समझो आपका यहाँ पे एक ऑफस्प्रिंग है जिसके अंदर आपको दिखता है ही हैज बोथ द स्मॉल एलील्स, मतलब ये हो गया मेरा अफेक्टेड. तो अगर ये अफेक्टेड है, आई थिंक आप ये समझ सकते हो कि इस कंडीशन में क्या होगा,
आपका फादर अगर यहाँ पे नॉर्मल है, ही शुड बी हेटेरोजाइगस, राइट? और अगर आपकी मदर यहाँ पे नॉर्मल है, शी शुड ऑल्सो बी हेटेरोजाइगस, तभी तो आपकी कंडीशन बन सकती है। तो याद रखना, अगर कोई अफेक्टेड इंडिविजुअल इसमें दिखता है, दैट मींस व्हाट, दोनों ही पेरेंट्स आपके यहाँ पे होते हैं हेटेरोजाइगस, बोथ द पेरेंट्स ओवर हियर हैज टू बी हेटेरोजाइगस, तभी लड़के में ये कंडीशन आपको देखने के लिए मिल सकती है, राइट? देन ओनली यू कैन हैव दिस कंडीशन ओवर हियर। सो ये भी एक चीज याद रखना कि दो एलील जो आपके यहाँ पे तो फादर और मदर दोनों के साइड से आएंगे, इसलिए ये कंडीशन रेयर भी है, इतना कॉमनली मिलता नहीं है देखने के लिए। अगर ऐसा होता ना कि मदर यहाँ पे हेटेरोजाइगस होती और फादर नॉर्मल होता तो कोई दिक्कत नहीं आती, समझिए इस बात को। अगर फादर यहाँ पे नॉर्मल होता देन कैपिटल ए आ जाता और उससे बचा लेता, बट क्योंकि फादर यहाँ पे हेटेरोजाइगस है, देयर इज अ लाइक्लीहुड कि वहां से स्मॉल ए आ गया, मदर के साइड से स्मॉल ए आ गया, एंड यू कैन हैव दिस बेबी हु इज गोइंग टू बी अ लाइक अफेक्टेड पर्सन, ठीक है? तो अगर मैं आपसे पूछूं you have a capital A small, you have a capital A small a, so what are the chances of having a child with the cystic fibrosis? अगर मैं आपसे पूछूं तो आपका क्या आंसर होगा? कितना परसेंट? 50%। ऐसा क्रॉस करके देख लेते हैं एक बार। सर रिपीट करना। क्वेश्चन ये है कि अगर ये कपल आपके सामने आता है और कहता है कि हम कितने परसेंट चांसेस है कि हमारा बेबी हो सकता है यहाँ पे सिस्टिक फाइब्रोसिस से अफेक्टेड, so what are the chances over here? So you can do the cross and let's see what will be happening. You have a capital A small a, you have a capital A small a over here, तो यहाँ पे क्या होगा? एक होगा मेरा यहाँ पे कैपिटल A मतलब नॉर्मल, देन कैपिटल A small a, that will be a normal, यहाँ पे भी आपका होगा कैपिटल A small a, नॉर्मल, यहाँ पे आपका होगा अफेक्टेड 25%। कितना परसेंट लग रहा है फिर यहाँ पे? 25%। कितना लग रहा है? वापस बोलो सब लोग, कितना लग रहा है यहाँ पे? 25% चांस रहता है that you can have a child who is going to be affected, ठीक है? So that is something you have to understand, right? 50% नहीं आएगा यहाँ पे, right? This is something you will find happening over here. बाकी तीन आपके बच्चे यहाँ पे रहेंगे normal. So that is your cystic fibrosis. आपको मेन चीज याद रखनी, that is it is going to be your autosomal recessive disorder, इतना याद रखना। और याद रखना when you have both the alleles which are going to be recessive, तभी आपका पर्सन वहां पे होगा अफेक्टेड। अगर आपके दोनों एलील लाइक अगर आपका कैपिटल है तब तो नॉर्मली होगा, इवन हेटेरोजाइगस विल बी माय नॉर्मल ओवर हियर। तो बड़ी सिंपल कंडीशन है यहाँ पे और ये आपको यहाँ पे ऐड रखना है। सो इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू सिस्टिक फाइब्रोसिस? क्या ये आपको क्लियर है सबको यहाँ पे? ठीक है, राइट, ऑलराइट। सो लेट्स स्टार्ट विद माय, ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद माय सिकल सेल एनीमिया। सो ये एक आपके यहाँ पे कंडीशन है जो हमें यहाँ पे आराम से समझनी है कि इसमें होता क्या है, बिकॉज इट इज अ कंडीशन इन विच यू हैव नंबर ऑफ थिंग्स। तो जब भी हम बात करते हैं हमारा सिकल सेल एनीमिया की, जब भी हम इसकी बात करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो दैट ये कंडीशन है विच ऑल्सो बिकम्स एग्जांपल ऑफ माय कोडोमिनेंस। अगर आपको याद हो तो दिस ऑल्सो बिकम्स एग्जांपल ऑफ माय कोडोमिनेंस, राइट? सो स्पेलिंग यहाँ पे कोडोमिनेंस का ही एक एग्जांपल आपका बनता है, राइट? प्रीवियसली कहा जाता था, माना जाता था दैट इट वाज माय ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन, पहले कहा जाता था इसे दैट वाज अ ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन, बट बाद में पता चला इट इज अ गुड एग्जांपल ऑफ योर कोडोमिनेंस, राइट? नाउ लेट्स सी दिस थिंग वेरी स्लोली। इसमें जेनेटिक वाला पार्ट इसको हम साइड में रखते हैं, वैसे हम समझते हैं कि इसमें होता क्या। सिकल सेल एनीमिया में बेसिकली आपके यहाँ पे हुआ क्या ना, दैट आपका एक यहाँ पे डीएनए का सीक्वेंस होगा। सो यू हैव अ सीक्वेंस ऑफ डीएनए, राइट? यू हैव अ सीक्वेंस ऑफ डीएनए ओवर हियर, एंड दैट डीएनए सीक्वेंस, आप जो आपका डीएनए का यहाँ पे सीक्वेंस होगा उसके अंदर आपका एक नाइट्रोजनस बेस होगा जिसमें आपका हो जाएगा अल्टरेशन। यू विल हैव वन नाइट्रोजनस बेस और वो नाइट्रोजनस बेस यहाँ पे आपका हो जाता है अल्टर्ड, वो आपका हो जाता है चेंज, राइट? सो दैट इज समथिंग व्हिच विल चेंज ओवर हियर। और जैसे ही वो आपका यहाँ पे चेंज होता है यू विल फाइंड यू विल हैव अ इशू ऑफ सिकल सेल एनीमिया। अब पहली चीज हम यहाँ पे समझते हैं कि यार ये जो सिकल सेल एनीमिया है आपका यहाँ पे, राइट, इसमें आपका जो डीएनए है जिसमें आपका अल्टरेशन आ रहा है, ये डीएनए आपका प्रेजेंट कहाँ पे है? तो याद रखना इट इज प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 11। क्रोमोसोम नंबर 11 पे आपका होता है वो जीन जो आपको कॉज कर सकता है सिकल सेल एनीमिया। हम सबके अंदर वो जीन नॉर्मल है, वो काम कर रहा है, राइट? शायद ना क्रोमोसोम नंबर 11 पे आपका रहेगा ये जीन जो आपका कंट्रोल करता है कंडीशन ऑफ माय सिकल सेल एनीमिया, राइट? अब ये जो डीएनए वाले जो पार्ट है यहाँ पे, इसको मैं वापस से समझाऊंगा। पहले हम ये देखते हैं कि यहाँ पे होता क्या है। जब आपके डीएनए के अंदर एक नाइट्रोजनस बेस आपके यहाँ पे चेंज हो जाता है तो उससे क्या दिक्कत आ रही है वो हम यहाँ पे समझते हैं। तो याद रखिएगा कि आपका जो आरबीसी होता है
you have a RBC and RBC will be having hemoglobin. RBC Yes. में आपको मिलता है देखने के लिए आपका hemoglobin, ये बात से आप सब लोग वाकिफ है. So get to see hemoglobin. अब hemoglobin में याद रखना, you have two type of chain. You have a alpha chain Beta chain. and you have a beta chain. You have a beta chain. ठीक है. अब अल्फा चेन बीटा चेन बेसिकली क्या होता है? दे आर नथिंग बट माय प्रोटीन्स. याद रखना ये बात को ध्यान से. दे आर नथिंग बट माय प्रोटीन्स. अल्फा चेन भी मेरा एक प्रोटीन है, बीटा चेन मेरे यहाँ पे प्रोटीन है. कोई मुझे बताएगा प्रोटीन बनता किससे है? सर अमीनो, सर 20 अमीनो एसिड होते वो अमाइनो एसिड्स. बिल्कुल सही. प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स. याद रखना ये जो भी मेरे अल्फा चेन बीटा चेन बेसिकली प्रोटीन है और ये बने होंगे मेरे अमाइनो एसिड्स से. ठीक है. अब सुनो यहाँ पे होता क्या है. आपका जो हीमोग्लोबिन है आपके पास अभी, the hemoglobin you have right now, उसका जो बीटा चेन है, उसका जो बीटा चेन है आपके पास, बीटा चेन के अंदर जो आपका 6th अमाइनो एसिड होता है, the 6th अमाइनो एसिड you have, 6th अमाइनो एसिड, 1 2 3 4 5 छठा अमाइनो एसिड जो आपके बॉडी के अंदर है, that is your glutamic acid. That is your glutamic acid. हम सब के अंदर, आपके अंदर, मेरे अंदर, सबके अंदर यहाँ पे लगा हुआ है मेरा यहाँ पे ग्लूटामिक एसिड. हम सब नॉर्मल है, हम सबको सिकल सेल एनीमिया नहीं है, हम सब के अंदर ग्लूटामिक एसिड यहाँ पे लगा हुआ है. लेकिन अगर वही चीज अगर आप ऑब्जर्व करते हो, इफ द सेम थिंग इज बीन ऑब्जर्व इन अ समवन सफरिंग विद सिकल सेल एनीमिया, तो अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है सफरिंग विद सिकल सेल एनीमिया, सो दैट पर्सन विल हैव अ डिफरेंट कंडीशन. उनका जो यहाँ पे बीटा चेन होगा, उनका यहाँ पे जो बीटा चेन होगा, उसके अंदर जो उनका 6th अमाइनो एसिड होगा, the 6th अमाइनो एसिड they will have, वहां पे आपको ग्लूटामिक एसिड देखने के लिए नहीं मिलेगा. you will get to see valine over there. वहां पे जो आपको मिलेगा अमाइनो एसिड, that is your valine. तो याद रखना, ग्लूटामिक एसिड is replaced by my valine. पहली चीज, ग्लूटामिक एसिड नॉर्मल कंडीशन है, so this is your normal condition, that is your normal condition. ये हम सब के अंदर है. बट अगर ग्लूटामिक एसिड आपका रिप्लेस किया जा रहा है बाय अनदर अमाइनो एसिड लाइक योर वैलिन, देन आपका पूरा जो यहाँ पे हीमोग्लोबिन का चेन है वो आपका हो जाएगा, बदल जाएगा. सो अगर ये कंडीशन आपको मिलती है कि बीटा चेन में आपको 6 अमाइनो एसिड पे अगर आपको यहाँ पे वैलिन दिख रहा है, देन यू कैन से दैट द पर्सन इज सफरिंग विद माय सिकल सेल एनीमिया. अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि चलो अगर एक अमाइनो एसिड मेरा चेंज हो भी गया तो क्या दिक्कत आ रही है? इतनी दिक्कत आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे दिक्कत आ क्या रही है? दैट इज अ क्वेश्चन, दैट व्हाट इज द इशू ऑफ हैविंग दिस काइंड ऑफ अमाइनो एसिड. नाउ लेट्स सी दैट. अगर आपका यहाँ पे अमाइनो एसिड यहाँ पे चेंज हो जाता है 6th पोजीशन पे, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव जो नॉर्मल आपका बाय कॉन्केव शेप होता है आरबीसी का, दैट विल बिकम द सिकल शेप्ड. ये आपका हो जाता है सिकल शेप्ड, राइट? सो यू हैव अ नॉर्मल आरबीसी, दिस इज योर नॉर्मल आरबीसी ओवर हियर, एंड नाउ यू हैव अ सिकल शेप्ड आरबीसी. अब ये हो सकता है क्वेश्चन क्या, ये सिकल शेप हुआ क्यों? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो कि आपके यहाँ पे जो हीमोग्लोबिन है उसका शेप चेंज होगा. यू विल फाइंड द शेप ऑफ द हीमोग्लोबिन इज गोइंग टू चेंज. फर्स्ट थिंग व्हिच विल हैपन, आपका जो हीमोग्लोबिन होता है, आपका जो हीमोग्लोबिन होता है उसका शेप यहाँ पे होगा चेंज. सो हीमोग्लोबिन शेप विल गेट अल्टर्ड, विल गेट अल्टर्ड. अगर मेरे हीमोग्लोबिन का शेप यहाँ पे अल्टर्ड होता है, याद रखना, अगर मेरे हीमोग्लोबिन का शेप यहाँ पे अल्टर्ड होता है, देन उसकी वजह से आई विल फाइंडिंग द शेप ऑफ द आरबीसी विल आल्सो गेट अल्टर्ड. द शेप ऑफ आरबीसी will also get altered. और इसलिए आपको यहाँ पे शेप आपका चेंज हो जाता है. तो याद रखना, अब हीमोग्लोबिन का शेप यहाँ पे चेंज क्यों हुआ? क्योंकि अमाइनो एसिड वहां पे आपका बदल गया. जो अमाइनो एसिड आपका वहां पे होना चाहिए था वहां पे है नहीं, कोई दूसरा है. दैट्स व्हाई हीमोग्लोबिन शेप इज गोइंग टू गेट अल्टर्ड. और अगर ये अल्टर्ड हो रहा है, देन व्हाट विल हैपन, आरबीसी का शेप भी जो आपका यहाँ पे होगा वो भी आपका यहाँ पे चेंज हो जाएगा, एंड योर आरबीसी विल बिकम सिकल शेप. वो ऐसे शेप के आपके यहाँ पे हो जाएंगे. यहाँ तक स्टोरी पहले आप समझ लो, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी क्लियरली कि आपका यहाँ पे होता क्या है. जनरली आपके जो डीएनए सीक्वेंस है उसके अंदर एक नाइट्रोजनस बेस आपका यहाँ पे चेंज होगा, और उसके वजह से आपका होता है यहाँ पे सिकल सेल एनीमिया. याद रखना, इसका जो जीन आपका है यहाँ पे, दैट इज ऑन क्रोमोसोम नंबर 11 के ऊपर आपका यहाँ पे जीन लगा हुआ है. और आपका ये जीन है वो बेसिकली आपका नॉर्मल हीमोग्लोबिन बनाने में आपको मदद करता है. Hemoglobin will have alpha and beta chain.
इसमें जो बीटा चेन आपकी होती है, हम सबके अंदर जो बीटा चेन है उसके 6 अमाइनो एसिड के ऊपर आपको मिलेगा देखने के लिए ग्लूटामिक एसिड, विच इज अ वेरी नॉर्मल अमाइनो एसिड हम सबके अंदर है। अगर आपके 6 अमाइनो एसिड के ऊपर ग्लूटामिक एसिड की जगह अगर आपको वेलिन दिख रहा है, जो एक्चुअली में होगा सिकल सेल एनीमिया के अंदर, देन इन दैट केस व्हाट विल हैपन, आपका जो हीमोग्लोबिन होगा उसका शेप यहाँ पे हो जाएगा बदल। द हीमोग्लोबिन शेप इज गोइंग टू गेट अल्टर्ड। और अगर हीमोग्लोबिन का शेप यहाँ पे अल्टर्ड हो रहा है, देन पूरा आरबीसी का शेप यहाँ पे होगा अल्टर्ड, एंड नाउ यू हैव अ सिकल शेप्ड आरबीसी। क्या इतनी स्टोरी आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। पक्का यहाँ तक समझ आ रहा है? 100%? यस सर। लेट्स सी ओवर हियर। अब यहाँ पे हम इस चीज को यहाँ पे देखते हैं, लाइक व्हाट इज अ, लाइक वो चेंज आ क्यों रहा है। लेट्स सी दिस, आई विल शो यू दिस पिक्चर फर्स्ट ऑफ ऑल एंड देन शो द अदर पिक्चर। तो ये आपका नॉर्मल जीन है, ये आपका नॉर्मल जीन है। और नॉर्मल जीन पे है क्या यहाँ पे देखने के लिए, अगर आप देखोगे यहाँ पे तो आपका जो डीएनए होता है यहाँ पे सीटीसी, सो आपका यहाँ पे थायमिन आपका नॉर्मली आपका होता है। अब ये है आपकी नॉर्मल कंडीशन, राइट। अब उसी डीएनए में से आप बनाते हो आपका यहाँ पे एमआरएनए, डीएनए में से आप बनाओगे आपका एमआरएनए, और उस एमआरएनए से आप बनाते हो आपका प्रोटीन। अगर आपको याद हो ना, तो आप में से काफी लोग 11th में थे, एंड यू नो दिस दैट डीएनए में से हम लोग बना देते हमारा एमआरएनए। ये सब में लिखता था। और ये जो पहला स्टेप होता था, किसी को याद है इसको हम क्या बोलते थे? दिस फर्स्ट स्टेप यूज्ड टू बी कॉल्ड एज व्हाट? एनीवन? ट्रांसक्रिप्शन। अरे बहुत बढ़िया, यस, ट्रांसक्रिप्शन, राइट, बिल्कुल सही। पहला स्टेप आपका होता था ट्रांसक्रिप्शन और दूसरा स्टेप आपका यहाँ पर होता था ट्रांसलेशन। अरे सही है, बढ़िया। सो यहाँ पे क्या होता है, जो आपका एमआरएनए बनता है, तो एमआरएनए भी आपका गलत बनेगा यहाँ पे। अगर आपका डीएनए में से अगर आप एक बेस को अगर आप चेंज कर दोगे, तो आपका एमआरएनए बनता है यहाँ पे जीएजी वाला, राइट। एंड दिस जीएजी कोडॉन इज गोइंग टू गिव यू द ग्लूटामिक एसिड, राइट। तो यहाँ पे क्या है आपका, ये आपकी नॉर्मल कंडीशन है। आपका सीटीसी आपका होता है, हम सबके अंदर सीटीसी लगा हुआ है, हमारा एक सीक्वेंस है जीन का, वो सीटीसी लगा हुआ है वहां पे, उसमें से आपका एमआरएनए बनेगा और उस एमआरएनए से आप बनाते हो आपका ग्लूटामिक एसिड। तो ये हम लोग हैं सब यहाँ पे नॉर्मल, सो वी आर ऑल नॉर्मल ओवर हियर। बट अब देखो आप राइट हैंड साइड के ऊपर, जिसको सिकल सेल एनीमिया होता है, यहाँ पे सी टी की जगह यहाँ पे ए आ चुका है। टी की जगह यहाँ पे आपका आ चुका है ए यहाँ पे। अगर यहाँ पे ये सीक्वेंस चेंज हो चुका है, सो दैट इज कॉल्ड एज माय पॉइंट म्यूटेशन। इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ पॉइंट म्यूटेशन। अगर आपका एक नाइट्रोजनस बेस आपका यहाँ पे चेंज हो रहा है ना, दैट इज कॉल्ड ओवर हियर एज अ पॉइंट म्यूटेशन, जो आपका यहाँ पे हो चुका है। जैसे मेरा सिंगल बेस यहाँ पे चेंज हुआ, मेरा एमआरएनए का सीक्वेंस भी यहाँ पे चेंज हो जाता है। द सीक्वेंस ऑफ माई एमआरएनए, देखो यहाँ पे वो आपका यहाँ पे हो गया जीयूजी, राइट। और उसके जैसे आपका जो अमाइनो एसिड यहाँ पे बन रहा है, दैट इज गोइंग टू बी योर वैलिन, वो यहाँ पे आपका वैलिन बन रहा है। और जैसे आपका ये चेंज हुआ, व्हाट यू गेट टू सी, कि आपका शेप यहाँ पे आप इसका यहाँ पे हो जाएगा चेंज। सो ये चीज आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। अब आप ये डीएनए सीक्वेंस में एमआरएनए में जीएजी कैसे बन रहा है, ये सब जो आप है ना, ये आप अगले चैप्टर में आपको सिखाया जाएगा, दैट हाउ योर ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन हैपेंस। यहाँ पे बस आपको इतना याद रखना है, या आपसे एक्सपेक्ट इतना किया जाता है कि आप याद रखना, देयर इज अ पॉइंट म्यूटेशन व्हिच इज हैपनिंग। मेरे डीएनए में आपको एक बेस यहाँ पे चेंज हो रहा है, और अगर वो बेस यहाँ पे चेंज होगा, आपके यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेज आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, और वो क्या होगा, आपका सिकल सेल कंडीशन आपके यहाँ पे आ जाती है। सो ये आपको याद रखना होगा, जो यहाँ पे मेंशन किया। सी ये वो नॉर्मल डीएनए सीटीसी है, राइट। उसका आरएनए आप बनाते हो, दैट इज माय जीएजी, और उससे बनता है आपके यहाँ पे ग्लूटामिक एसिड, राइट। बट अगर आपका म्यूटेंट फॉर्म है, सो दैट विल ए टी इज रिप्लेस्ड बाय माय ए, और पूरी कहानी यहाँ पे फिर चेंज हो जाती है, एंड देन यू गेट अ वैलिन ओवर हियर। यस सर। ठीक है, तो ये प्लीज आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। अब बात यहाँ पे ये है कि चलो ये हो गया, चलो सिकल सेल बन गया, राइट, यू हैव अ सिकल सेल कंडीशन, ओके, लेट्स अज्यूम दैट हैपेंस। अब इसमें क्या करते हैं, हम पहले समझते हैं कि इसमें आपका जीनोटाइप कैसे दिखेगा। सो लेट मी राइट ओवर हियर जीनोटाइप ऑफ सिकल सेल एनीमिया। अब होता क्या है इसके अंदर, कि अज्यूम दैट हम सब जो है यहाँ पे, लेट मी टेल यू लाइक दिस, हम सब के अंदर जो नॉर्मल एलील होता है उसे हम टैग करते हैं यहाँ पे एज अ HbA, दैट इज अ नॉर्मल एलील, दैट इज अ नॉर्मल एलील, ये हम सब के अंदर है, राइट। जो HbS होता है, दैट इज अ एलील फॉर माय सिकल सेल, दैट इज अ एलील फॉर योर सिकल सेल। अब सुनो ध्यान से, क्योंकि हम सब यहाँ पे नॉर्मल है, आपको क्या लगता है हमारा जीनोटाइप क्या होगा आपके हिसाब से?
HBA, राइट। ये हमारा है जीनोटाइप, हम सब नॉर्मल है, हमें कोई सिकल सेल वाली कंडीशन है नहीं, राइट। सो दैट्स अ नॉर्मल जीनोटाइप, राइट। अगर कंडीशन आपकी होती है HBS एंड HBS, then that is going to be for affected. ये बिल्कुल आपका रहेगा यहाँ पे अफेक्टेड, दैट्स अ सिकल सेल्ड अनीमिया वाली कंडीशन, राइट। और ये आपका बिल्कुल यहाँ पे अफेक्टेड है। अब एक चीज आप यहाँ पे याद रखना, ऐसे जो इंडिविजुअल्स यहाँ पे होते हैं ना, द इंडिविजुअल्स विल बी लाइक दिस, HBS वाले जो लोग होते हैं, ये बेसिकली मेच्योरिटी अटेंड नहीं कर पाते हैं, दे डू नॉट अटेंड मेच्योरिटी, डू नॉट अटेंड मेच्योरिटी, और इनकी अर्ली डेज में ही इनकी हो जाती है डेथ। ये बात याद रखना, HBS वाले जो लोग होते हैं, अगर किसी के पास ये जीनोटाइप होता है तो कभी एडल्टहुड अटेंड ही नहीं कर पाते, उनके पहले ही उनकी हो जाती है डेथ। तो ये चीज याद रखना, ठीक है। तो दैट मीन्स व्हाट, कि अगर तुम्हारे सामने कोई एडल्ट है जिसे सिकल सेल एनीमिया है, तो वो यहाँ पे होगा हेट्रोजाइगस, याद रखने बात को। तो अगर आपके सामने कोई इंडिविजुअल है जिसको सिकल सेल एनीमिया है, दैट मीन्स व्हाट, ही विल हैव HBA एंड ही विल आल्सो हैव HBS, ये कंडीशन आपको मिलेगी। सो आज की डेट में अगर मैं आपके सामने एक आदमी लाके खड़ा करता हूं जो 35 साल का है और मैं कहता हूं कि ये सिकल सेल से अफेक्टेड है, सो दैट मीन्स व्हाट, उसका जीनोटाइप ये होगा HBA एंड HBS। अब तुम ये सोच सकते हो कि सर इसके अंदर तो फिर A ने संभाल लेना चाहिए सब चीजों को, S को एक्सप्रेस नहीं करने देना चाहिए, बट आप भूल जाओ यहाँ पे एक चीज, दैट दिस इज अ कंडीशन ऑफ माय कोडोमिनेंस। अंडरस्टैंड दिस थिंग, मेरी कंडीशन है कोडोमिनेंस की, दोनों अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे। Understand this thing, both of them will express themselves because this is an example of your codominance हो रही है, कि मेरा codominance का example बन जाता है, that's why both of them are going to express themselves। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि सर अगर दोनों यहाँ पे एक्सप्रेस कर रहे हैं तो नॉर्मल आरबीसी भी होना चाहिए एंड सिकल सेल भी होना चाहिए। तो इसमें होता क्या है ना, जनरली उसके ब्लड के अंदर आपको नॉर्मल आरबीसी मिलेगा, बट इफ देयर इज अ ऑक्सीजन टेंशन सिचुएशन, इफ देयर इज अ सिचुएशन ऑफ योर ऑक्सीजन टेंशन, अगर ऑक्सीजन टेंशन डेवलप होता है बॉडी के अंदर, अब ऑक्सीजन टेंशन मतलब क्या, समझो लड़का भागम दौड़ कर रहा है, लड़का भागम दौड़ कर रहा है तो उसको ऑक्सीजन टेंशन डेवलप हुआ उसकी बॉडी के अंदर, या समझो वो हायर एलिवेशन पे जाता है जहां पे एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन कम होता है। इन दो कंडीशंस के अंदर व्हाट विल हैपन, योर आरबीसी विल स्टार्ट टर्निंग सिकल शेप। आपके जो आरबीसी होंगे उस पर्सन के अंदर, जो आपके नॉर्मल आरबीसी होंगे, दे विल स्टार्ट टर्निंग इनटू अ सिकल शेप। That is something you will find happening in the person who is going to be your heterozygous for this condition। तो ये आपका जो पर्सन होगा उसमें जनरली अगर आप ब्लड देखोगे तो वो काफी लाइक नॉर्मल ब्लड शेप ही उसके अंदर आपको मिलेगा, लेकिन जब भी आपका ऑक्सीजन टेंशन डेवलप होता है वो टाइम पे क्या होगा, योर आरबीसी विल स्टार्ट टर्निंग सिकल शेप एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपको सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर आपको सिकल शेप वाले आरबीसी आपको देखने के लिए मिलेंगे। सो ये भी चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। दैट इज ऑल्सो वन थिंग ऑल ऑफ यू हैव टू रिमेंबर, दैट ऑक्सीजन टेंशन कंडीशन, ऑक्सीजन टेंशन वाली जो कंडीशन होती है उसके अंदर आपको आरबीसी का शेप यहाँ पे चेंज होके सिकल शेप आपका बन जाएगा, एंड दैट इज समथिंग व्हिच इज नॉट गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल इन टर्म्स ऑफ ब्लड ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए, वो ज्यादा फायदेमंद यहाँ पे नहीं होता। तो ये बात याद रखना, अगर आपको कोई पर्सन दिखता है एडल्ट विद अ सिकल सेल, यू विल फाइंड दिस इज अ जीनोटाइप दे विल बी हैविंग, राइट। एंड जनरली क्या देखा गया कि दीस पीपल along with their normal RBC they tend to have some sickle cell RBC उन्हें देखने के लिए मिलते ही हैं, उनके अंदर आपको वो आपको देखने के लिए मिलेंगे, बट ऑक्सीजन टेंशन के अंदर उनका नंबर काफी ज्यादा यहाँ पे बढ़ जाएगा, you will find that happening in a very high amount। क्या ये वाला पार्ट आपको समझ आ रहा है मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ऑक्सीजन टेंशन, राइट। So रखना, when you have this lack Yes, of sir. oxygen in the environment or in the blood, then when you will find a sickle cell condition will be seen। तो इतना पहले तुम्हें इसके अंदर याद रखना है। अभी हाँ जी बेटा कोई क्वेश्चन होता है आप डायरेक्टली अनम्यूट करके पूछ सकते हो, आपको हैंड रेज करने की जरूरत नहीं है। सर जब हमारी आरबीसी की शेप मतलब सिक्कल की तरह हो जाती है तो सर उसकी वजह से हमारे मतलब टिश्यू और ऑर्गन्स में भी मतलब डैमेज हो सकते हैं। हाँ तो उसमें अब हम देखें कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। आई थिंक वी ओनली हैव 2 minutes राइट नाउ, सो विल आई टेल यू कॉन्सिक्वेंसेस इन डिटेल टुमारो, बट एक दो यहाँ पे आपको बता सकता हूँ। एक कॉन्सिक्वेंस यहाँ पे होती है कि जब आपका शेप ये हो गया ना, अब ये शेप आपके स्मॉल कैपिलरी में से बाईपास नहीं हो पाता, ये सर आरबीसी ब्लॉक हो जाता है। हाँ सुनो ना, होगा क्या यहाँ पे, देखो एक चीज एक स्टेप आप याद रखो यहाँ पे। पहली चीज, ये आरबीसी आपके स्मॉल कैपिलरीज में से का बाईपास नहीं हो सकता। अगर ये शेप आपके स्मॉल कैपिलरी में से बाईपास नहीं हो सकता,
देन इसका मतलब क्या है कि कई सारे वाइटल ऑर्गन्स को आपका ब्लड नहीं पहुंच पाएगा या आपका ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा. आई होप यू आर गेटिंग दिस, राइट? तो एक तो ये दिक्कत आती है. सो मेनी ऑफ द टिश्यूज विल नॉट गेट अ राइट अमाउंट ऑफ ब्लड सप्लाई और विल नॉट गेट अ राइट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन बिकॉज this RBC sickle shape is not able to bypass through small capillaries. तो एक ये दिक्कत आती है. सेकेंड दिक्कत यहाँ पे ये है कि नॉर्मल आरबीसी का लाइफ स्पैन अगर आपको याद हो तो होता है 128 डेज का. 120 डेज राइट. हाँ, इनका लाइफ स्पैन हो जाता है कम. सिकल सेल विल डाई मच मोर अर्लियर. इनकी डेथ बहुत जल्दी हो जाएगी. तो उससे क्या होता है, यू विल ऑलवेज हैव अ इश्यू ऑफ एनीमिया. आपके बॉडी में आरबीसी का डेथ क्योंकि जल्दी जल्दी होता रहेगा, you will always have a issue of anemia. So ये भी चीज आपको याद रखनी है that because of a early RBC death, the person will always have a concern of anemia. So that's the second thing you have to know, Yes, right? sir. Third thing याद रखना, oxygen carrying capacity of this sickle shaped RBC is going to decrease. इसकी RBC की जो sickle shape जो आपका यहाँ पे shape है, इसकी जो oxygen carrying capacity यहाँ पे होगी, वो आपके यहाँ पे काफी कम हो जाती है. So that is also drawback over here. तो ये reasons आपको यहाँ पे problem create करते हैं. So these because of that you can find organ damage can be seen because organs को मिल नहीं रहा सही amount में ऑक्सीजन, सही amount में आपका सप्लाई हो नहीं रहा. So that's why you can have the organ damage can be seen. समझ आया? So these are the consequences of having a sickle shaped RBC. Yes, sir. Right? तो ये चीज को हम एक बार फिर कल हम लिख लेंगे, राइट? बट फिलहाल मैं चाहूंगा कि आप इतनी जो आप जहन में बिठा लें कि यहाँ पे क्या दिया हुआ और यहाँ पे क्या हो रहा है, राइट? अगर आपको इतना मालूम रहता है देन आई डोंट थिंक यू विल हैव एनी कंसर्न्स. अब इसको लेके वो लोग क्वेश्चन जनरली यही पूछते हैं दैट कौन सा अमाइनो एसिड यहाँ पे चेंज हो रहा है, दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन दे आस्क यू. और दे आस्क यू दैट affected person will have what kind of genotype. That is the kind of question they can ask you, right? तो इतना तुम इसके अंदर याद रखना. अगर आप इतना याद रखते हो then I don't think आपको क्वेश्चन को यहाँ पे कोई आपको बिगड़ेगा. But still we have to see the what are the impacts of this sickle cell RBC के impact क्या होते हैं, वो हम एक बार कल वापस से देख लेंगे and then we'll do the thalassemia. ठीक है? But याद रखना these are the features you have to know over here. और अगर आपका होमोजाइगस है, दोनों SS यहाँ पे है, then याद रखना such individual will not attend adulthood. Such individual will not attend adulthood. That is something you have to know. ठीक है? So I hope यहाँ तक क्लियर है सिकल सेल, यहाँ तक स्टोरी क्लियर है, यहाँ तक पोर्शन आपका क्लियर है. Yes, sir. Yes. I just need to add couple of more things in this और फिर आपका यही वाला पार्ट खत्म हो जाएगा. ठीक है? So असाइनमेंट जो दिया वो कर लीजिएगा और मैं आपके साथ ये कलर ब्लाइंडनेस वाला भी असाइनमेंट शेयर करूंगा जिसमें ऐसे क्रॉसेस वाले क्वेश्चन होंगे. तो आई एम होपिंग दैट कि दोनों आप कर लो बाय द एंड ऑफ संडे नाइट तक. आई एम होपिंग दैट आप वो कर लेंगे. ठीक है? Roughly you will have max to max 25-30 questions. So please do that ताकि वो दोनों ही आपका parallelly आपकी दोनों चीजें आपकी like concept clear हो जाए, right? और अगर question नहीं हो पा रहे then we'll do something about that. ठीक है? Yes, sir. Yes. Thank you so much, sir. Now if you have any Thank you, sir. Bye, sir. Yes, sir. Thank you so much. bye beta bye.